तो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश अध्याय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस सिलसिले में हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। इसमें हम देख रहे हैं 4 विकल्प दिया हुआ है। सबसे पहला विकल्प है हमेशा, दूसरा विकल्प है कभी कभी, तीसरा विकल्प है विशेष परिस्थितियों में और चौथा विकल्प है कभी नहीं। इसका सही उत्तर होगा हमेशा, यानी कि विकल्प ए, पहला विकल्प। व्याख्या में हम लोग कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये एक समतल दर्पण है या जिसमें कोई भी प्रतिफलन हो रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक किरण जो है आ रही है, जिसे हम जिस बिंदु पे वो छू रही है परावर्तन के सतह को, उसे हम उसी जगह पे अगर हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल, और उसके साथ जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और ठीक आपतन बिंदु से ही जो किरण परावर्तित होकर निकल जाती है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण जो इस जो लंब रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसके साथ जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण जो है वो आपस में समान होती है। ये हमारे परावर्तन के नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा लागू होता है। इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? पहला विकल्प। अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। पहला विकल्प प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा विकल्प हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। तीसरा विकल्प जब हमारी आंखें खुली होती है तब भी हम अंधेरे कमरे में या प्रकाश के अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो सही सभी सारे कथन जो है वो सत्य है, ऊपर के ए बी सी तीनों का। इसीलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब हम लोग अगला प्रश्न में जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और सही का चयन कीजिए। सबसे पहला विकल्प है प्रकाश की वो किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। दूसरा, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा विकल्प प्रकाश की वो किरण जो दर्पण द्वारा वापस भेजी जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। चौथा विकल्प उपयुक्त सभी। इसमें भी हम वही देख रहे हैं कि सभी जो कथन है वो सारे कथन जो है वो सही है। इसीलिए सही उत्तर हो गया हमारे लिए विकल्प डी, यानी कि उपयुक्त सभी, क्योंकि ए बी सी तीनों का कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश होता है तो हम एक गैर चमकदार वस्तु देख सकते हैं। तो पहला विकल्प है वस्तु से निकलने वाली किरण जो है वो आँख पर पड़ती है, वस्तु से हमारी आँख की ओर परावर्तित होती है और पूरी तरह से वस्तु के माध्यम से गुजरता है। और चौथा विकल्प वस्तु द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। यहाँ होगा विकल्प बी, यानी कि जब वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारे आँखों में प्रवेश करता है तो हम एक गैर चमकदार वस्तु जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, वो वस्तु से जब किरण, कोई भी प्रकाश की किरण टकरा के हमारे आँखों तक पहुँचती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसलिए
इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो गया? विकल्प बी। अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 में हम देख रहे हैं कि पहली कुछ कथन लिख रही है, सही कथन चुनिए और उसकी सहायता कीजिए। तो पहला विकल्प है, अविलंब वो रेखा है जो आपतन बिंदु पर दर्पण की सतह पर लंबवत होती है। यानी कि आपतन बिंदु जहाँ आपतित किरण पड़ रही है, और ये हो गया परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पे जो लंबवत रेखा हम खींचते हैं, इसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? अभिलंब। तो अभिलंब वो रेखा है जो आपतन बिंदु पर दर्पण की सतह के लंबवत होती है, तो ये सही है। दूसरा विकल्प है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतित किरण हो गए और अब ये अभिलंब हो गए, ये दोनों के बीच का जो कोण है इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरा विकल्प, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारा परावर्तित किरण है, और इसके बीच, अभिलंब के बीच का जो कोण है इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ऊपर के तीनों कथन जो है वो सही है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, बूझो अपना गृह कार्य कर रहा है जो उसके शिक्षक द्वारा दिया जाता है, क्या आप उसे सही वाक्य चुनने में मदद करेंगे? तो सबसे पहला वाक्य जो है वो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। हम लोग परावर्तन के नियम में देखे हैं कि परावर्तन का दूसरा नियम जो है वो हम देखते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सब जो है एक ही तल पे होते हैं, तो ये सही हो गया। फिर परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, ये भी परावर्तन के नियम में हम देखे हैं। तीसरा विकल्प, यदि हम आपतन कोण बदलते हैं तो परावर्तन कोण भी तदनुसार बदल जाएगा, ये भी सही है, क्योंकि हमेशा आपतन कोण जितना रहता है परावर्तन कोण भी उतना ही रहता है, तो वो अगर बदलेगा तो परावर्तन कोण भी बदलेगा। तो इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि सही कथन, ऊपर के तीनों कथन जो है वो सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न में दे आ रहे हैं, पायल ने अपना विज्ञान अध्याय पूरा कर लिया है, जहां उन्होंने कुछ बयान लिखे हैं, वो जानना चाहती है कथन सही है या नहीं। पायल आपसे मदद लेना चाहती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं विकल्प जो है 4 है। पहला विकल्प, प्रकाश की एक किरण जो दर्पण पे सामान्य रूप से आपतित होती है, वापस उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। दूसरा कथन, नियमित परावर्तन में आपतित प्रकाश का एक समांतर पुंज एक दिशा में समानांतर किरणों के रूप में परावर्तित होता है। और तीसरा विकल्प है, प्रकाश का नियमित परावर्तन समतल दर्पण या अत्यधिक पॉलिश वस्तु की सतह जैसी चिकनी सतह से होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर के ए, बी, सी तीनों का कथन जो है वो सही है, और इसीलिए उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अगला प्रश्न में हम देख रहे हैं, आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण जो है वो है 30 डिग्री। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण क्या होगा? तो अगर हम एक चित्र बनाएंगे कि क्या हो रहा है, इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे, तो ये एक समतल दर्पण है, इसके ऊपर एक आपतित किरण पड़ रही है, ये हो गया आपतन बिंदु, और यहाँ से रेखा किरण जो है वो परावर्तित होकर वापस जा रही है। आपतन बिंदु पे हमने अभिलंब को बनाया। अब हम लोग को क्या बताया जा रहा है कि आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण, यानी कि ये कोण कितना है? 30 डिग्री।
और हम जानते हैं ये कोण क्या है, ये है 90 डिग्री, समकोण है। अविलंब जो है वो समतल दर्पण के साथ लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री में है। तो ये 90 डिग्री से 30 डिग्री को अगर हम माइनस करेंगे तो हम यहाँ क्या पाएंगे, यहाँ पाएंगे ये कोण का जो है नाप हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा आपतन कोण। और हम जानते हैं परावर्तन कोण जो है वो भी एक ही होगा, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये दोनों का योग जो है, यानी कि कुल जो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कुल कोण कितना होगा, तो यानी कि इधर 60 इधर 60 दोनों को मिलाने के बाद क्या आ जाएगा 120, यानी कि सही उत्तर क्या हो गया 120 डिग्री। तो इसीलिए विकल्प सही उत्तर हो गया विकल्प डी। अब हम लोग जा रहे हैं अगला प्रश्न। समतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब है। तो सबसे पहला है आभासी, दूसरा है असली, तीसरा है कम और चौथा है उल्टा। तो समतल दर्पण पे हम देखते हैं जो भी प्रतिबिंब बनता है वो बनता है सीधा, और सीधा बनने के कारण ही हम लोग ये निर्णय पे पहुंचते हैं कि ये जो है ये किस तरह का प्रतिबिंब है, ये है आभासी, क्योंकि उल्टा है। और इसके लिए जो व्याख्या है उसमें भी हम देख रहे हैं कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब आभासी या अवास्तविक होता है, क्योंकि ये दर्पण के, और ये साथ में ये क्या है दर्पण के पीछे भी बनता है, और पीछे उतना ही दूर बनता है जितना वस्तु जितना दूर दर्पण से है, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर में और उसी आकार का दिखेगा जितना वस्तु का आकार है। तो और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और उल्टा उल्टा होगा, यानी कि पार्श्व जो है वो बायां का दायां दिखेगा, दायां का बाएं दिखेगा। इसके बाद अगला प्रश्न में हम जाते हैं। एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जहां आपको उस कथन का चयन करना होता है जो सही है या सही है। तो इसमें हम देख रहे हैं पहला जो है कथन है, पहला विकल्प, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो आभासी तथा सीधा होता है। तो ये तो हम लोग पाए कि ये सही है कथन। दूसरा कथन है समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। तो ये भी सही है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि वस्तु उसके सामने होता है, ये भी सही है। और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो यानी कि सही विकल्प हमारा क्या हो गया, विकल्प डी, यानी कि ऊपर के ए बी सी तीनों का जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु मतलब जिससे अपने आप जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है। और इसमें उदाहरण ये विकल्प हमारे 4 है। पहला विकल्प है रवि, दूसरा विकल्प है तारा, तीसरा विकल्प है चांद और चौथा विकल्प है आग। इसमें हम लोग देख रहे हैं रवि यानी कि सूर्य। सूर्य में उसकी अपनी प्रकाश होती है, तो ये क्या हो गया दीप्त वस्तु। तारा जो है वो भी अपने ही रोशनी दे रही है, तो ये तारा भी जो है वो क्या हो रहा है अदीप्त वस्तु है, अदीप्त नहीं है। चांद जो है इसको अपना रोशनी नहीं है, लेकिन ये हमें रोशनी कब देती है, जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है और चांद से परावर्तित होकर हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, तभी चांद हमें चांद का रोशनी हमें मिल रहा है, जिसे हम सोचते हैं कि चांद से निकल रहा है। असल में वो चांद से नहीं निकल रहा है, वो सूरज का ही रोशनी है जो चांद के चंद्रमा की सतह से परावर्तित होकर हम तक पहुंच रही है। आग, कहीं भी आग जलता है, चाहे वो मोमबत्ती हो या चाहे लकड़ी हो, जिसमें आग खुद ही प्रकाश और ताप उत्पन्न करती है, तो यानी कि आग भी दीप्त वस्तु है। तो इस हिसाब से सही उत्तर क्या हो गया, चांद, यानी कि विकल्प सी।
अगला प्रश्न में हम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पायल से एक प्रश्न पूछा जाता है कि उसे वो कथन कहाँ चुनना था जो सही था। तो हमारे पास पहले की भांति 3 कथन है। वो क्या क्या कथन है हम देखते हैं। विकल्प 4 है। पहला कथन है कि एक ऑप्टिकल उपकरण जिसमें परावर्तित प्रकाश फिर से परावर्तित होता है वो एक पेरिस्कोप है। जैसा कि पेरिस्कोप में हम देखते हैं कि परावर्तित प्रकाश फिर से परावर्तित होती है, तो इसीलिए ये कथन सही है। फिर दूसरा है, पेरिस्कोप एक लंबा ट्यूबुलर उपकरण है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु को देख सकता है जो दृष्टि की सीधी रेखा से बाहर है। तो इस तरह से पेरिस्कोप के माध्यम से जो सीधी रेखा से नहीं देख सकते हैं, लेकिन बार बार परावर्तित होने के चलते ये हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए ये दूसरा कथन भी जो है वो क्या हो गया, सही। एक पेरिस्कोप एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित 2 समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण, दोनों के ये दोनों जो है समांतरल है, तो इसीलिए इसी के आधार पे काम करता है। यानी कि सभी कथन जो है वो सही है। तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया चौथा विकल्प, यानी कि विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, एक उपकरण जो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित 2 समतल दर्पणों के से प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है वो है। पहला विकल्प है विद्युतदर्शी, दूसरा विकल्प है बहुरूपदर्शक, और तीसरा विकल्प है पेरिस्कोप, और चौथा विकल्प है परिश्रावक। तो सही उत्तर हो गया विकल्प सी, यानी कि पेरिस्कोप। तो जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक दूसरे से समांतर 2 समतल दर्पणों के प्रकाश को हम लोग परावर्तित करवा के हम जो हमारी सीधी रेखा में जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही है उससे ऊपर का या अलग रेखा पे अवस्थित वस्तुओं को हम देख सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादा मुख्य रूप से पनडुब्बी और सेना के बंकरों में किया जाता है। फिर हम देख रहे हैं प्रश्न अगला, एक दूसरे से समकोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बीच किसी वस्तु के बने प्रतिबिंबों का संख्या है। सबसे पहला है 2, फिर है 5, और तीसरा है 1, और चौथा है 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे से समकोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पण हैं, और इसमें अगर हम लोग सही विकल्प देख रहे हैं तो विकल्प है डी, यानी कि 3। अब वो कैसे होता है वो हम लोग देख रहे हैं कि हम जानते हैं समतल दर्पण में अपने सामने रखी वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब बनता है। जब 2 समतल दर्पणों को एक कोण पर या समकोण पर झुकाकर रखा जाता है तो वो किसी वस्तु के कई प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये समतल दर्पण में बनी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे समतल दर्पण के लिए वस्तु के रूप में कार्य करता है। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 360 डिग्री, और इससे हम क्या कर रहे हैं, जो एंगल में ये समतल दर्पण को रखा गया है उस एंगल को हम कह रहे हैं x डिग्री। तो हम इसमें अगर लाते हैं 360 बाय 90, तो हम और उससे हम -1 करते हैं, तो हम इससे देख रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है, तो 4 - 1 तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि हमें कुल कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, 3 प्रतिबिंब दिखेंगे। तो इसी सूत्र से हम इसको निकालते हैं। इसका ये है 360 डिग्री, उसे हम भाग दे रहे हैं जो जिस दो समतल जो है दर्पण उसके बीच का जो कोण है उसे हम x मान रहे हैं, और कुल जो फल आ रहा है उससे हम 1 को माइनस कर दे रहे हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न में जा रहे हैं। निकट या दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आँख
कैसे बदलती है। तो सबसे पहला विकल्प है लेंस अंदर या बाहर चलता है। दूसरा विकल्प रेटिना अंदर या बाहर चलती है। तीसरा विकल्प लेंस मोटा या पतला हो जाता है। और चौथा विकल्प पुतली बड़ी या छोटी हो जाती है। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि लेंस मोटा या पतला हो जाता है। जब हमें दूर की चीज़ों को देखना होता है तो लेंस जो है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जब हमें नज़दीक की चीज़ को देखना है तो लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग फिर जा रहे हैं। ये शंकु के आकार का कोशिका है जो तेज रोशनी और सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। ब्लाइंड स्पॉट के लिए भी वही है कि ये प्रकाश के प्रति असंवेदनशील है और जहाँ से ऑप्टिक तंत्रिका आँख से बाहर निकलती है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो इसीलिए उत्तर हो गया विकल्प डी। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का विसरित परावर्तन उत्पन्न करता है। हम लोग देखिए परावर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है विसरित। तो हम लोग देखते हैं कि जब चिकनी सतह पे होती है तो प्रकाश का आपतन होता है। प्रकाश एक दिशा में समांतर किरणों के रूप में परावर्तित होता है। जैसे कि हम मानेंगे कि ये एक चिकनी सतह है और इसमें जितने भी परावर्तित किरणें निकलेंगी आपतन के बाद, जैसे ये समांतर रेखा है जो आपतन किरणों का एक झुंड है या गुच्छा है, जिसे हम आपतित पुंज भी कह सकते हैं। और ये चिकनी सतह से परावर्तित होने के बाद वो भी एक दूसरे से समांतरल होके ही निकलेंगे। तो इसके चलते ये एक प्रकाश पुंज की तरह हमारे आँखों तक पहुँचती है और हमें ये ज़्यादा चमकदार दिखाई देती है वो सतह। लेकिन अगर सतह जो है वो चिकनी नहीं हुई, उस समय क्या होगा, ये जो परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें जो है वो अलग अलग दिशा में परावर्तित होगी। कोई उबड़ खाबड़ रहेगा तो कोई अलग दिशा में, कोई अलग दिशा में, तो हमें एक साथ सब नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए हमें वो जो सतह है वो उतना चमकदार नहीं दिखाई देगा। इस हिसाब से हम देख रहे हैं इसमें से कौन कौन चिकनी सतह है। ड्रेसिंग टेबल पर मिरर यानी कि समतल दर्पण, और फिर हम देख रहे हैं कि एक तालाब के पानी की सतह, इसमें भी सतह जो है वो चिकनी है। इसके बाद हम देख रहे हैं सिनेमा हॉल में स्क्रीन, और चौथा है पॉलिश लकड़ी की मेज। इसमें सही उत्तर आ जा रहा है विकल्प सी, यानी कि सिनेमा हॉल में स्क्रीन। ये चिकनी नहीं है इसीलिए ये चमकदार नहीं है, यानी कि ये विसरित परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही का चयन कीजिए। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो हम देख रहे हैं, एक रेटिना एक स्क्रीन है जिस पर आँख में छवि बनती है। इसके बाद हम देख रहे हैं नेत्र लेंस किसी वस्तु की छवि को रेटिना पर केंद्रित करता है। और तीसरा है ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना पर बनी छवि को विद्युत संकेतों के रूप में मस्तिष्क तक ले जाती है। तीनों के तीनों कथन जो है सही है, इसीलिए चौथा विकल्प यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है, यही सही उत्तर है, इसीलिए उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न में हम जाते हैं। अगला प्रश्न में हम देख रहे हैं कि एक नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति में परिवर्तन की क्रिया के कारण क्या होते हैं। पहला विकल्प है आँख की पुतली, दूसरा विकल्प है सिलियरी मांसपेशियाँ, और तीसरी विकल्प है आँखों की नस, और चौथा विकल्प है रेटिना। इसमें सही उत्तर होगा सिलियरी मांसपेशियाँ, यानी कि ये जो है नेत्र लेंस कभी देखते हैं दूर की चीज़ों के लिए, जब ये अपने आप को उसी तरह से ढाल लेता है तो ये पतली हो जाती है। जब नज़दीक की चीज़ों को देखना होता है तो लेंस का आकार जो है थोड़ा मोटा हो जाता है। तो लेंस को इस तरह से खींचने में जो मांसपेशियाँ इसमें साथ लगी हुई है उसे हम कहते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ, जो लेंस का आकार छोटा बड़ा करने में मदद करता है और उसकी अभिसारी शक्ति में भी परिवर्तन करता है।
इसके बाद हम देख रहे हैं, हाल ही में एक विज्ञान वर्ग की परीक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जहां आपको ये बताना होता है कि कथन सही है या नहीं। यहाँ पहला कथन है, आँख का लेंस एक उत्तल लेंस होता है जो जेली जैसे पदार्थों और लचीले पदार्थों से बने होते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं, नेत्र लेंस की सिलियरी पेशियों द्वारा स्थिति में रखा जाता है। तीसरा विकल्प, सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की वक्रता को बदल सकती है और इसे आँख की आवश्यकता अनुसार पतला या मोटा बना सकती है। तो ये तीनों कथन जो है वो सही है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा समायोजित किया जाता है। सबसे पहला जो है कॉर्निया, फिर हम देख रहे हैं सिलियरी मांसपेशियां, इसके बाद हम देख रहे हैं आँखों की नस, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये आँख की पुतलिया की जगह यहाँ होना चाहिए था आइरिस। तो इसलिए विकल्प जो है वो क्या होगा हमारा, ये आँख की पुतली के बदले यहाँ होना चाहिए था आइरिस। तो ये आइरिस जो है वो ही इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ये आइरिस जो है, यानी कि हमारे आँख के अंदर हम देखते हैं कि एक रंगीन गोलक जैसा चीज़ दिखता है और जिसके अंदर एक छेद है। ये छिद्र समान जो जगह है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करती है, इसे हम कहते हैं पुतली। और ये जो गोलक जैसा है जो रंगीन है, किसी का काला रहता है किसी का नीला रहता है, इसे कहते हैं हम आइरिस। तो ये आइरिस जो है, ये जो हमारा पुतली है यानी कि प्यूपिल है, इसके आकार को छोटा बड़ा करने में सहायता करता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न में हम लोग जा रहे हैं, बूझो कक्षा परीक्षण में उपस्थित हुआ लेकिन वह सही कथन जानने में भ्रमित हुआ, क्या आप उसे जानने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला कथन है, बहुरूप दर्शक एक उपकरण या खिलौना है जिसमें झुके हुए समतल दर्पण होते हैं जो रंगीन कांच के टुकड़ों के कई प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं। यहाँ बात किया जा रहा है कैलाइडोस्कोप का, जो बहुरूप दर्शक भी हम कहते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि समतल दर्पण जो है वो इस तरह से रखा जाता है, 3 समतल दर्पणों से बनते हैं और इसके अंदर कोई भी कांच के टुकड़े अगर रखते हैं तो हम देखते हैं वो अलग अलग प्रकार का उसमें आकार दिखाई देता है। तो ये जो है सही कथन है। दूसरा कथन है, यदि एक वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पण के बीच में एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो सैद्धांतिक रूप से छवियों की एक अनंत संख्या बननी चाहिए। जैसा कि 2 समतल दर्पण है एक दूसरे के साथ, ये समानांतर करके रखा गया है और हम देख रहे हैं कि एक वस्तु को हम रख रहे हैं, तो इसमें अनगिनत जो है प्रतिबिंब बनेंगे जो एक दूसरे के सामने बनते जाएंगे, तो इसलिए ये सही कथन भी सही है। इसके बाद हम देख रहे हैं, बहुरूप दर्शक का उपयोग वॉलपेपर और कपड़े के डिजाइनरों के साथ साथ कलाकार द्वारा नए पैटर्न के लिए विचार प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। सही में जो कैलाइडोस्कोप के अंदर या बहुरूप दर्शक के अंदर जो अलग अलग पैटर्न दिखाई देता है वो हमें आइडिया देता है या हमारे अंदर विचार पैदा करता है नए नए, और जिससे हम नए नए डिजाइन बना सकते हैं। तो ये तीनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति का नेत्र लेंस उत्तरोत्तर धुंधला हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धुंधली दृष्टि होती है, ये कहलाती है। पहला विकल्प है निकट दृष्टि दोष, दूसरा विकल्प है रतौंधी, और तीसरा विकल्प है मोतियाबिंद, और चौथा विकल्प है दीर्घ दृष्टि। तो सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि मोतियाबिंद, जिसमें नेत्र लेंस जो है वो धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप धुंधली दृष्टि हो जाती है। अब अगला प्रश्न में हम लोग जा रहे हैं, ये एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इसके माध्यम से वो पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, और वो दृष्टि के दोष से पीड़ित है, और वो दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है।
तो सबसे पहला विकल्प है दीर्घ दृष्टि, और उसके बाद निकट दृष्टि दोष, और तीसरा विकल्प रतौंधी, और चौथा विकल्प मोतियाबिंद, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को देख पाता है। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये निकट के वस्तु को चूँकि देख सकता है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आँख का वो दोष जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसे मायोपिया कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो यहाँ हम इस व्यक्ति में हम वही देख रहे हैं कि दूर के वस्तुओं को नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को देख पाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया हमारा, कौन सा विकल्प हो गया हमारा सही उत्तर? विकल्प बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग देख रहे हैं अगला प्रश्न, प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब जो है इसमें हम पा रहे हैं कि किसी वस्तु की सतह द्वारा प्रकाश के किरणों का अवशोषण जो हमें लगता है ये गलत है, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं किसी वस्तु के सतह से प्रकाश किरणों का गुजरना, ये भी गलत है, और फिर देख रहे हैं सतह वस्तु से प्रकाश किरणों का वापस उछलना, ये सही है, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। यानी कि सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि सतह वस्तु से प्रकाश किरणों का वापस उछलना। इसे हम प्रतिबिंब के लिए भी इस उत्तर को मान सकते हैं, और इसके बदले अगर पूछा जाता है कि परावर्तन क्या है तो परावर्तन के लिए भी ये उत्तर लागू होगा।